गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रिस्पायरेशंस के बारे में। और इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे C3 साइकिल या फिर कहें डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फोटो रिस्पायरेशन भी C3 साइकिल का ही पार्ट है। अब देखिए फोटो रिस्पायरेशंस है क्या कि फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। यानी कि प्लांट के केस की अगर हम बात करें तो प्लांट के केस में क्या है कि वेस्टफुल यानी कि हानिकारक एक प्रक्रिया है जो कैल्विन साइकिल में घटित होता है, यानी कि कैल्विन साइकिल में ही कंप्लीट होता है। अब हानिकारक क्यों है, अभी आगे समझते हैं इसको। तो देखिए होता क्या है कि रोबिस्को एंजाइम जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या इसकी जो स्पेशल फीचर्स है, ये करता क्या है कि या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये कंबाइंड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब कंबाइंड होगा तो ये जब रोबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होता है तब कहा क्या जाता है, कार्बोक्सिलेज कहा जाता है। यहाँ देखिए ये है, लेकिन यही ऑक्सीजन जब ये दूसरे कलर्स करता हूँ, हाँ, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तब इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजिनेज कहा जाता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, यानी कि जो रोबिस्को एंजाइम्स है उस रोबिस्को एंजाइम की अगर फुल फॉर्म देखें तो उसी में दोनों फीचर्स दिखेंगे आपको। तो फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। तो दोनों नेम है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेज की भी क्रिया होती है, ऑक्सीजिनेज की भी क्रिया होती है। ध्यान क्या देना है, दोनों क्रिया एक साथ नहीं होती है, या तो फिर कार्बोक्सिलेज होगा या तो फिर ऑक्सीजिनेज की क्रिया होगी। देखिए कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज की अगर हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो हम लोग कैल्विन साइकिल जब पढ़े थे तो कैल्विन साइकिल में हम लोग देखे थे कि कार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही थी। तो पूरे कैल्विन साइकिल में रोबिस्को एंजाइम का उपयोग किया गया, यानी कि ये रोबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, लेकिन यहाँ पूरे फिगर में ऑक्सीजिनेज की क्रिया नहीं हुई। देखिए ऑक्सीजिनेज होता क्या है, पौधों की पत्तियों में जब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, यानी दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों में से जिसका कंसंट्रेशन अधिक होता है रोबिस्को उसी से कंबाइंड हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होगा तो कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, लेकिन यही रोबिस्को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो उसी को ऑक्सीजिनेज कहा जाता है। तो जब ऑक्सीजिनेज की क्रिया होती है तब होता क्या है, फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीजिनेज का मतलब है कि पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। तो इसलिए ये हार्मफुल प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन को जब रिसीव करेगा तो उतनी तेज़ी से वो अपना ग्लूकोज या अपना फूड मटेरियल को तैयार नहीं कर पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। मीन्स हमारे यानी ह्यूमन्स काइंड्स के लिए भी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं उनके लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए जब शुरू में मैं एक बार फिर रिमाइंड करूंगा कि जब शुरू में बताया गया था क्रॉप फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में कि जो रिसेंट वर्क क्यों हो रहा है कि C3 प्लांट को C4 में कन्वर्ट किया जाए, वो उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि C3 प्लांट में होता क्या है कि फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, और फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया में क्या होता है कि उल्टा यानी जस्ट फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होने लगता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, लेकिन फोटो रिस्पायरेशंस के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है पौधा और निकाल के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए C3 प्लांट को C4 में अगर कन्वर्ट किया जाए तो प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है और साथ में फूड मटेरियल भी अधिक जनरेट होगा, यानी कि हम प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आगे, फोटो रिस्पायरेशन जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड
यानी जिसकी कंसंट्रेशन अधिक होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन है तो रुबिस्को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन अधिक है तो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन के बेस पे कार्य करता है। दूसरा, तापमान का इसके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि 35 सेंटीग्रेड पर फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया अधिक होती है। और लाइट का भी, यानी कि जो लाइट है टेम्परेचर के साथ अगर हम बात करें लाइट का क्या प्रभाव है, तो लाइट का देखा जाए तो डायरेक्ट तो कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे। डार्क रिएक्शन का एक पार्ट है, यानी फोटो रिस्पायरेशन भी क्या है, डार्क रिएक्शन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो कैल्विन साइकिल होती है उसी को कहा जाता है डार्क रिएक्शन, यानी कि स्ट्रोमा में होती है कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल, और उसी के दौरान ये फोटो रिस्पायरेशन भी होता है, तो उसी का पार्ट है। तो इसलिए डार्क रिएक्शन में लाइट का डायरेक्टली कोई रोल होता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा सा रोल है। इनडायरेक्टली मीन्स जब लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन में होगा क्या, जब लाइट रिएक्शन होगा तो फिर वहीं से ATP जनरेट होती है और NADP जनरेट होगा। तो ATP और NADP आयन जब जनरेट होता है तो वो एनर्जी का कार्य करता है। तो जो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया होने में जो एनर्जी लगेगी वो हमको कहाँ से मिलेगा, जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी जनरेट हुई रहती है ATP के फॉर्म में, उस एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। अब देखिए दूसरी चीज़, ATP का निर्माण नहीं होता है, यानी कि ATP का तो उपयोग किया जाएगा, यानी कि सारी क्रियाएं होने में ATP का उपयोग किया जाएगा, यानी कि लाइट रिएक्शन से जो ATP बना है उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ATP का निर्माण नहीं होगा। अब ये होता कहाँ पे है, ये होता कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पेरोक्सिसोम में होता है। तो जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ चीज़ को अलग अलग से बताया गया था और तीनों में बातें लिखाई भी गई थी कि फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, पेरोक्सिसोम में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। आज हम लोग तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। देखिए फोटो रिस्पायरेशन के केस में अगर सिंपली तरीके से समझा जाए तो है क्या, फोटो रिस्पायरेशन के केस में हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन को पौधा ग्रहण कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। और पूरी जो रुबिस्को का फंक्शन है वो दो तरीके से कार्य करता है। रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होता है तो RuBP के साथ कंबाइंड हो जाता है। RuBP जो है 5 कार्बन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से PGA बनाता है। PGA जो होता है 3 कार्बन का होता है, 2 मॉलिक्यूल मिल करके। तो इस पूरी तरह से एक जो डार्क रिएक्शन है या कैल्विन साइकिल है वही उसी का शॉर्ट फिगर है, जो यहाँ पे फिगर है एक कंबाइन, ये इस पूरे फिगर का एक शॉर्ट फिगर है। RuBP जुड़ रहा है, PGA बनता है, PGA से फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 जो कार्बन होते हैं, यानी कि होता क्या है कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का 3 कार्बन होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो 6 कार्बन हो जाता है। तो 6 में से 5 RuBP को निर्माण करने में ख़त्म हो जाता है और एक जो होता है वो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज में निर्माण करने में सहयोग करता है। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो इसको जो लोग पिछला क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इस टॉपिक पे, क्योंकि उसी का पार्ट है, उसी से रिलेटेड है। देखिए RuBP के केस में क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड हो रहा है तो कार्बोक्सिलेज कहा जाता है। जब वही ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, यानी RuBP जो है रुबिस्को एंजाइम, यानी कि यहाँ पे छूट गया है रुबिस्को लिखना, तो RuBP जो है रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो ऑक्सीजिनेज कहलाता है। और ऑक्सीजिनेज कहलाता है और साथ में बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में जो प्रथम प्रोडक्ट बनाता है वो ग्लाइकोलेट बनाता है। जैसे यहाँ पे PGA बन रहा है, इसके केस में क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो किस तरह से दोनों मिल करके फंक्शंस करते हैं प्लांट के केस में हम उसके फिगर से एक अलग फिगर से समझते हैं। तो फोटो रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो 3 सेल ऑर्गेनेल्स कार्य करते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन तीनों में फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है।
लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि C3 की यह क्रिया जो कि सिर्फ C3 प्लांट में होता है, ऐसा नहीं फोटो रिस्पायरेशन क्रिया कैम प्लांट में या C4 प्लांट में भी होता है। तो C3 प्लांट के केस में ही फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो 3 में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। शुरुआत कहाँ से होगा? क्लोरोप्लास्ट से होगा, ठीक है। तब देखिए क्लोरोप्लास्ट में यानी जब पौधे की पत्तियाँ में यानी स्टोमाटा के माध्यम से जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्लू लाइन जो ब्लू पेन से लिखा गया है उसको देखिएगा, तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब RUBP से कंबाइंड होता है, यानी कि RUBP के हम 2 मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं। अभी 2 मॉलिक्यूल क्यों लेकर चल रहे हैं अभी बताते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब RUBP से कंबाइंड होता है तो बनाता क्या है? PGA का निर्माण करता है, और PGA से फिर क्या बनता है? RUBP बनेगा और एक तरफ ग्लूकोज का निर्माण होगा, ठीक है। 6 साइकिल इस बार 6 टर्न चलने पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब देखिए हो क्या रहा है कि नॉर्मली होता क्या है कि जो RUBP है वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 कार्बन है। तो यहाँ पे बनता क्या है? 2 मॉलिक्यूल बनता है, यानी 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, यानी PGA जो है वो 3 कार्बन वाला है। तो इस तरीके से 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है और 6 में से 5 का उपयोग फिर यहाँ से, यानी कि इसके आगे 1-2 स्टेप और हैं। अगर आप केल्विन साइकिल पढ़ें तो वहाँ से देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो PGA जब बनेगा तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बनेगा और उससे फिर फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बनता है, और फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से जो वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बनेगा तो उसमें से 5 का उपयोग तो RUBP के निर्माण में हो जाएगा और 1 ग्लूकोज के निर्माण में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका केल्विन साइकिल। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है रुबिस्को से, RUBP से, ठीक है। तो RUBP से कंबाइंड करने में हेल्प कौन करता है? रुबिस्को हेल्प करता है। यहाँ पे आप फिगर में लिख लीजिएगा, ठीक है, बीच में कहीं सेंटर पे, तो कि रुबिस्को हेल्प करता है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब पौधे के पत्तियों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक हो जाए, तो फिर होगा क्या कि रुबिस्को जो है, RUBP जो है कंबाइंड हो जाएगा रुबिस्को एंजाइम के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन से। तो अब देखिए RUBP जो है 5 कार्बन है, ठीक है, RUBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब इस 5 कार्बन में से 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस 5 में से तो 3 चला आएगा PGA के पास, यानी कि केल्विन साइकिल चलाने के लिए, और 2 चला आएगा आपका फास्फोग्लाइकोलेट के पास। तो इस तरीके से 3, 2, 5, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये बनता है फास्फोग्लाइकोलेट। और यहाँ पे PGA के केस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता बल्कि कार्बन का जुड़ता है, तो ये 1 कार्बन आ जाता है, 5 ये तो 6 हो जाता है। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल लेकर के क्यों चला जा रहा है? 2 मॉलिक्यूल लेकर चलने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हमारा RUBP जो है, RUBP में से 3 मॉलिक्यूल PGA के पास आ रहे हैं, और जब हम 2 मॉलिक्यूल साथ में RUBP लेंगे तो 1 मॉलिक्यूल का 3 कार्बन वाला 1 मॉलिक्यूल PGA बनेगा और दूसरे RUBP से फिर 1 PGA मॉलिक्यूल और बन जाएगा 3 कार्बन वाला। मीन्स 2 RUBP अगर हम ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल का PGA बनेगा, जो कि दोनों मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के होंगे। अब यहाँ पे 5 में से 3-3 यहाँ आ गए और 2-2 यहाँ पे आ गए, तो ये जो बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा, जो 2 कार्बन वाला होगा और 2 मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे छूटा है, इसको भी लिख लीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल होगा। तो ये हो गया हमारा, कहाँ भी घटना हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के केस में हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। अब फास्फोग्लाइकोलेट करता क्या है कि ग्लाइकोलेट को, फास्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनता है और ग्लाइकोलेट फिर डिफ्यूजन्स के द्वारा पेरोक्सिसोम में इंटर कर जाता है, ठीक। अब जब ये पेरोक्सिसोम में पहुंचता है तो फिर यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलेट की क्रिया होती है, यानी कि ग्लाइकोलेट से बनता है कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलेट से ग्लाइसिन का निर्माण होता है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल के हैं
2 कार्बन वाले और 2 मॉलिक्यूल के हैं। अब ये ग्लाइसिन करता क्या है कि जो ग्लाइसिन होगा ये आपका एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड मीन्स इसमें अमीनो ग्रुप NH3 ऐड है। तो 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए एक मॉलिक्यूल पे एक अमीनो एसिड, दूसरे वाले पे भी एक अमीनो एसिड, इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड होगा। अब देखिए हमको याद क्या क्या रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्रिया हुआ, ग्लाइकोलेट बना और ग्लाइकोलेट फिर कहाँ इंटर कर जाता है, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनता है, फिर ग्लाइसिन डिफ्यूजन के द्वारा इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइसिन क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ा रहता है, क्योंकि ये एक अमीनो एसिड है इसलिए अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। तो जब ग्लाइसिन से सेरीन का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, यानी कि एक यूटिलाइज कर लिया जाता है। और साथ में NADP से NADPH2 का निर्माण होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, NADP से NADPH2 का निर्माण होता है। कब? जब ग्लाइसिन से सेरीन का निर्माण होता है। और ये फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है। मीन्स ग्लाइसिन से जब सेरीन का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे क्या 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 घटनाएं हो रही हैं, 3 घटनाएं हो रही हैं। पहला अमीनो ग्रुप निकल रहा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से अमीनो निकल गया है, अमीनो एसिड। दूसरा NADP से NADH2 का निर्माण होता है। तीसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है। मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ से होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है। अब ग्लाइसिन से सेरीन जब बना तो सेरीन फिर कहाँ पहुँचेगा, फिर पेरोक्सिसोम के अंदर पहुँचेगा। अब पेरोक्सिसोम में जब सेरीन आएगा तो फिर करेगा क्या, हाइड्रोक्सी पायरुवेट का निर्माण करेगा, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है। अब ये जो सेरीन है, सेरीन भी क्या है, एक अमीनो एसिड है और इसमें क्या है, एक अमीनो ग्रुप अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे हम लोग। एक मॉलिक्यूल का तो एक अमीनो एसिड नष्ट हो गया और दूसरे मॉलिक्यूल का अमीनो एसिड यहाँ पे एक है, यानी कि एक समूह है। अब देखिए होगा क्या है कि पेरोक्सिसोम के केस में कि पेरोक्सिसोम में हाइड्रोक्सी पायरुवेट का जो निर्माण हुआ था उससे क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बनेगा। ठीक है। और साथ में NADPH2 का जो निर्माण हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में, उस NADPH2 का उपयोग कर लिया जाएगा यहाँ पे, और जिससे ग्लाइकोलेट कहाँ पहुँच जाएगा, फिर पुनः क्लोरोप्लास्ट में पहुँच जाएगा। और ग्लाइकोलेट जो क्लोरोप्लास्ट में पहुँचेगा तो उनमें से क्या निर्माण करेगा, आपका PGA का निर्माण करेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेगा, और साथ में ATP का यूज करेगा। ATP आएगा कहाँ से, ये लाइट रिएक्शंस में जो ATP बना रहता है वही होता है। तो पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि ATP कहीं पे फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि ATP का यूज हुआ। दूसरा NADPH2 का फॉर्मेशन तो यहाँ पे हुआ, लेकिन पुनः NADPH2 का यहाँ पे उपयोग हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई एनर्जेटिक यानी कि ATP और NADPH2 का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये है आपका सिंपल फोटो रिस्पायर। ओवरऑल देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे यानी पौधे के पास जो टोटल कार्बन की अगर हम बात करें तो RUBP के 5 कार्बन थे। इस 5 में से 3 यहाँ पे आए थे और 2 यहाँ पे आए थे। अब चूँकि हम लोग RUBP के 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे तो इसलिए टोटल यहाँ कितने हो रहे थे, 4 हो रहे थे, यानी प्रत्येक मॉलिक्यूल के 4 कार्बन थे। तो इस 4 कार्बन की प्रक्रिया पूरी यहाँ से यहाँ तक होने में क्या क्या हुआ, अगर जब ये 4 कार्बन मिल करके पुनः क्या बनाए, PGA बनाए, जो कि केल्विन साइकिल में जो होता है वही है। ठीक है। 3 तो PGA बनाए, तो 4 में से 1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। जो 1 का लॉस हुआ इसी को कहा जा रहा है रिस्पायरेशंस। मीन्स कि पौधा इस कार्बन का भी उपयोग कर सकता था ग्लूकोज बनाने में या अपना फूड मटेरियल बनाने में, लेकिन 1 का यहाँ पे लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया था RUBP से,
यानी कि रुबिस्को एंजाइम के माध्यम से RUBP से ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया था, और जिसके कारण से यहाँ पे जो कार्बन की जो कि PGA मालिक्यूल, यानी इसके कारण से था कि PGA मालिक्यूल का 2 मालिक्यूल बनना था, PGA मालिक्यूल का 2 मालिक्यूल बनना था, लेकिन एक ही मालिक्यूल बनता है। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि हम लोग 2 लेक चल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से 3 कार्बन यहाँ पे चले जा रहे थे, 2 कार्बन वहाँ पे चले जा रहे थे। और नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कंबाइंड होता तो टोटल हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ 6 कार्बन बनते, PGA 6 कार्बन बनते और 2 मालिक्यूल होता है, यानी कि 3 कार्बन का 1 मालिक्यूल, जैसा कि केल्विन साइकिल में बताया गया। अगर यहाँ से डाउट हो तो वहाँ देख लीजिएगा। तो तब यहाँ पे हम 2 मालिक्यूल लेके चलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमको ग्लूकोज का अगर निर्माण करना है तो ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 कार्बन का आवश्यकता होता है, यानी कि एक टर्न चलने के लिए 6 कार्बन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 5 कार्बन RUBP से मिलता है, 1 कार्बन यहाँ से मिलता है, और इस तरह से PGA का निर्माण होता है, जिसके पास 3 कार्बन होते हैं, और उस PGA के 2 मालिक्यूल का निर्माण होता है नॉर्मली केल्विन साइकिल में। और फिर इसी PGA से हमारा एक टर्म में 1 कार्बन और 6 टर्म में 6 कार्बन का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया नॉर्मली। और लेकिन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होने लगता है तब फिर क्या होता है, तब हम 2 मालिक्यूल लेकर चलते हैं। 2 मालिक्यूल अपने से इसलिए लेकर चलते हैं ताकि ईजिली हो जाए, यानी कि यहाँ पे 2 मालिक्यूल लेकर चलेंगे तो RUBP 3 कार्बन यहाँ देगा, तो 2 मालिक्यूल को मिला करके 6 कार्बन मिल जाएगा, यानी 6 कार्बन एक टर्म के लिए चलने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे समय की अगर बात करें तो डबल हो रहा है, यानी कि नॉर्मली एक ही मालिक्यूल से हमको 6 कार्बन मिल जाता था RUBP के, लेकिन अब फोटो रिस्पायरेशन के केस में क्या हो गया कि हमें 2 RUBP के 2 मालिक्यूल को यूज करना पड़ रहा है 6 कार्बन तैयार करने के लिए, यानी कि PGA के 2 मालिक्यूल बनाने के लिए, या PGA के 2 मालिक्यूल जब बनाएंगे, यानी प्रत्येक मालिक्यूल 3 कार्बन का है, तो 6 कार्बन तैयार करने के लिए 2 RUBP का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इस तरह से डबल खर्चा एक तरह से कर सकते हैं, या डबल प्रोसेस हो जा रहा है ग्लूकोज के निर्माण के लिए। तो यही इस तरह से बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, पौधे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन के प्रत्येक चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जा रहा है, और बदले में मिल क्या रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। मीन्स न तो ATP का निर्माण हो रहा है, न NADPH2 का निर्माण हो रहा है, मीन्स किसी तरह की एनर्जी का कोई एनर्जी जनरेट यहाँ पे नहीं हो रही, सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो इसलिए फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया जो है वो पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन विशेष अब क्वेश्चंस के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो फोटो रिस्पायरेशंस होता है उस प्रारंभ कहाँ से होता है, क्लोरोप्लास्ट से होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन में। और फोटोसिंथेसिस के केस में क्या बनता है, PGA बनता है। एक किसके अंदर होता है, C3 प्लांट के अंदर होता है, ठीक है, ये C3 प्लांट के अंदर होता है। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कब होता है, जब ग्लाइसिन से सेरिन बनता है, पहला चीज़, और कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा क्वेश्चन, किसमें ATP या NADPH2 का निर्माण होता है या नहीं होता है, या जनरेट होते हैं नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे इस तरह के, तो आप ज़रूर पूछिएगा और उसका सलूशन निकाला जाएगा। आप शीघ्र ही उसको नेक्स्ट वीडियो में या जिस तरीके से भी संभव होगा उस तरीके से आप लोग को सलूशन दिया जाएगा। और पिछले क्लास के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में या गूगल क्लासरूम पे इसके आंसर को देने की कोशिश करिए। तो कोशिश किया करिए कि जब वीडियो देखें तो यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
और मैं तुरंत का तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ, और जिससे आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें कि कितना गेन हो रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन की वीडियो या नोट्स से कितना गेन हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपसे चूक हो रही है, और जिससे प्रत्येक दिन 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, और 10 आउट ऑफ 10 लाने की कोशिश करिए। तो 10 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसमें सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।